Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about role of kidney in homeostasis. ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूरिनरी सिस्टम का. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं और फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. वहाँ पे सारा चीज़ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है नोट्स के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर दी हूँ. सो रोल ऑफ किडनी इन होम्योस्टैसिस, अगर आप रोल ऑफ या फिर फंक्शन ऑफ किडनी जो कि मैं निमोनिक्स के थ्रू भी समझाई हूँ वो अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा. होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि कोई चाहे बाहर इन्वायरमेंट में कुछ भी हो, टेम्परेचर बढ़े घटे कुछ भी हो या फिर ठंड हो या फिर गर्मी हो, लेकिन हमारा जो बॉडी है उसका जो भी जैसे कि बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, पीएच, ये सारा चीज़ मेंटेन होना चाहिए. उसी को हम लोग होम्योस्टैसिस बोलते हैं. सो इसमें आपको होम्योस्टैसिस में अगर देखा जाए तो सारा करीब करीब पूरा ऑर्गन जो है इसमें हेल्प करता है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछता है किडनी का सिर्फ रोल होम्योस्टैसिस में. एक तो हम लोग एक और आपसे होम्योस्टैसिस पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या कैसे जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है और होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है, जिसमें मेनली रोल किसका किसका होता है, स्किन का और हाइपोथैलेमस का, जो कि जब मैं सेंसरी ऑर्गन आपको या फिर स्किन जब पढ़ाई हूँ तो वहाँ पर आपको मैं बता चुकी हूँ. आज हम लोग सिर्फ किडनी का देखेंगे. सो आई होप कि आप समझे होंगे. सो होम्योस्टैसिस जब भी आपसे पूछ रहा है कि रोल ऑफ किडनी इन होम्योस्टैसिस तो आपको सबसे पहले होम्योस्टैसिस का डिफिनेशन लिखना होगा. उसके बाद होम्योस्टैसिस का एक मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं मेन फिनोमिना जो आपको शो करके, और जो है फिर क्या रोल है किडनी का उसके बाद आपको स्टार्ट करना होगा. सो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो आपको लास्ट में बताऊँगी मैं. सारा रोल बताने के बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. सो सबसे पहले होम्योस्टैसिस हमें डिस्कस करना है. तो ये क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताई कि होम्योस्टैसिस एक ऐसी एबिलिटी है जो मेंटेन करता है रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट दैट परसिस्ट डिस्पाइट चेंज इन वर्ल्ड आउटसाइड. चाहे वर्ल्ड के आउटसाइड मतलब जो इन्वायरमेंट जहाँ हम लोग रह रहे हैं कुछ भी हो जाए, ठंडा हो या फिर गर्मी हो, हॉट हो, कोल्ड हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे जो इंटरनल स्टेट है वो परसिस्ट रहना चाहिए, बना रहना चाहिए बिना खराब हुए बिना चेंजेस के. सो एक है फिनोमिना कि होम्योस्टैसिस की ज़रूरत पड़ती कब है. तो सबसे पहले जो है अगर इनबैलेंस हुआ कोई भी चीज़ जैसे कि टेम्परेचर या फिर बीपी या फिर पीएच आपका नॉर्मल से ऊपर चला गया. सो सबसे पहले रिसेप्टर जो भी होगा कोई तो है जो कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा. सो तब जाके आगे काम चलता है. सो हमें पता है कि हमारे ऑर्गन में रिसेप्टर होते हैं जो कि सेंसरी की तरह काम करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करता है. सो ये रिसेप्टर है तो इनपुट सेंड किया मतलब मैसेज को सेंड किया कंट्रोल सेंटर. अब कंट्रोल सेंटर कुछ भी हो सकता है जो कि मेंटेन कर रहे हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पे किडनी देख रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर किडनी होगा. सो किडनी जो है वो उसके पास स्टिमुलस गया कि पीएच जो जितना रहना चाहिए था वो उतना नहीं है या फिर बीपी जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, तुम अब काम करो जैसे भी करके होम्योस्टैसिस मेंटेन करो. कैसे करता है हम लोग आगे भी देखेंगे. सो ये कंट्रोल करने के लिए जो भी आउट सेंड करेगा इफेक्टर कि मतलब किडनी अब किसी के थ्रू काम करवाएगा. जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे तो रेनिन को सीक्रेट करके और बीपी को मेंटेन करता है, तो वो इफेक्टर की तरह काम किया. अब ये रिस्पॉन्स के क्योंकि रेनिन अगर सीक्रेट हुआ तो ये रिस्पॉन्स करेगा जिसके कारण इम्बैलेंस जो हुआ था होम्योस्टैसिस वो मेंटेन में हो जाएगा. बीपी जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था वो अपने लेवल पे आता है. सो अब हम लोगों को मेनली शो करना है कि रोल ऑफ किडनी इन होम्योस्टैसिस क्या रोल है. तो क्यों किडनी का ही पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर, क्योंकि किडनी बहुत सारे पीएच को भी मेंटेन करता है, बीपी को भी मेंटेन करता है. सो किडनी का रोल पूछ लिया जाता है एग्जाम में. सो क्या है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनी जो है वो रेगुलेट करता है वेरियस एक्टिविटी इन द बॉडी विच आर कंसर्न इन होम्योस्टैसिस. जैसे हमें पता है कि किडनी जो मेन रोल परफॉर्म करता है यूरिन फॉर्मेशन में, और उसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का सीक्रेट करना, एब्जॉर्ब करना, जो कि हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं. सो उसी टाइम जो है वो हमारे अगर बॉडी में कम हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर ज़्यादा हो रहा है तो सीक्रेट कर देगा. सो ये सारा चीज़ करके ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है. सो सबसे पहले कैसे रोल परफॉर्म करेगा होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में. तो एक तो है वो जैसे हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो भी उसको भी एक निश्चित अमाउंट में रहना ज़रूरी है. सो उसको ये रेगुलेट करता है. नेक्स्ट जो है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है. ब्लड प्रेशर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे.
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड वॉल्यूम कैसे मेंटेन करता है। तो एडजस्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर लोस्ट इन यूरिन, अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रहा है वाटर तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है, और अगर हमारे बॉडी में कम रहा है वाटर तो एडीएस सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है, वो सीक्रेट होता है। तब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं किडनी का भी उसमें काम हुआ। उस तरह से वाटर वॉल्यूम को मेंटेन करके और ब्लड वॉल्यूम को ये मेंटेन करने का, हमारे बॉडी के वॉल्यूम को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का ये काम करता है, जो कि हम लोग होम्योस्टेसिस में इसको इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए हार्मोन रिलीज करता है। सो हार्मोन इसमें से 3-4 रेगुलेट होते हैं, लेकिन हम लोगों को 2 देखना है। सबसे पहले एक इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है, जैसा कि मैं आपको फंक्शन में भी बताई थी, और ये क्या काम करता है। इरिथ्रोपोइटिन जब सीक्रेट होता है तो अगर आरबीसी कम रहा हमारे बॉडी में, सो ये इरिथ्रोपोइटिन किडनी से सीक्रेट होकर और आरबीसी का जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करवाने का काम करता है। तो अगर आरबीसी कम हो रहा है हमारे ब्लड में तो ये इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करेगा, और सीक्रेट होगा तो नॉर्मल अमाउंट में आ जाएगा, जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा। अब मेन आया जिसका ये रोल है रेनिन, और यही बीपी को मेंटेन करता है। और ये कैसे करेगा हम लोग चलिए देखते हैं। सो मेन ब्लड प्रेशर मेनली बाय रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यहाँ पे रेगुलेशन होगा कि ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में और नहीं पता तो जैसे ही क्लिनिकल सेक्टर में जाइएगा या फिर फंडामेंटल पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर का अगर डिक्रीज होता है तो उसके कारण ब्रेन डेथ होने का भी चांसेस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है। सो जैसे ही बीपी कम होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए मेनली हमारा काम करता है किडनी, रेनिन को सीक्रेट करके। और कैसे वो होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम लोग रास बोलते हैं, और शॉर्ट नोट्स में कभी कभी रास ही पूछ लिया जाता है। सो आपको बहुत अच्छे से इसे ध्यान देना होगा, और अपने नोट्स भी इसका बना लीजिएगा इस तरह से फ्लो चार्ट में। सो ये रास सिस्टम है क्या, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो है होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ, बीपी जो है वो डिक्रीज करेगा। और जैसे ही बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, कि आर्टरी का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाना। तो सोचिए प्रेशर के कारण ही जो है वो ब्लड का फ्लो हमारे ऑर्गन तक होता है। अगर प्रेशर कम जाएगा तो कैसे जो है वो ब्लड हमारे किडनी ही हो गया या फिर और भी जगह पे कैसे ब्लड जाएगा। तो मेनली यहाँ पे हम लोग किडनी का देख रहे हैं तो किडनी देखेंगे। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है तो यहाँ पे ब्लड नहीं आता है, और अब ब्लड नहीं आएगा तो यूरिन का फिल्ट्रेशन, मतलब कि ये ब्लड यहाँ पे फिल्टर होकर यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो जब आ ही नहीं रहा है तो फिल्टरेशन भी कम होगा, और जीएफआर भी हम लोग अच्छे से देखेंगे थे कि 1 मिनट में जितना फिल्टर होता है यूरिन उसी को हम लोग जीएफआर बोलते हैं। सो जीएफआर कम जाता है। तो क्या बोला कि जैसे ही बीपी डिक्रीज हुआ, ये लीड क्या करता है कि डिक्रीज ब्लड फ्लो इन किडनी, जो कि मैं आपको बताई, प्रेशर ही कम है तो ये डिक्रीज करेगा। सो फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज करेगा। प्रेशर का मतलब क्या था कि जो इसमें फ्लूइड था वही प्रेशर लगा रहा था, जो कि हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के थ्रू समझे थे जीएफआर में। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, 5 मार्क्स में मतलब अक्सर पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फ्लूइड है ही नहीं तो कहाँ से प्रेशर लगाएगा। सो यूरिन प्रोडक्शन भी कम होगा, ना प्रेशर लग रहा है ना ब्लड आ रहा है, सो कहाँ से किसी चीज़ का प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन होगा। सो जैसे ही ये सारा चीज़ कम होता है तो हमारे किडनी में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस पाया जाता है। एनाटॉमी का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो एनाटॉमी तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप इसे कवर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इसमें जो है यही इसी को जैसे हम लोग देखे थे ना कि रिसेप्टर जो कि सेंस करेगा, तो ये सेंस करता है कि हाँ बीपी कम हुआ है, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम हुआ है। तो ये क्या करता है कि फॉर्मेशन, मतलब कि ये रेनिन सीक्रेट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस है वही रेनिन सीक्रेट करेगा, और रेनिन सीक्रेट होने की वजह से ये जब रेनिन सीक्रेट हुआ तो हमारे एक लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन आता है, और एंजियोटेंसिन से मिलके ये रेनिन और एंजियोटेंसिनोजेन मिलके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही इसको लंग से एक ऐसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मिलता है तो ये मतलब चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में।
सो ये सारा चीज़ हुआ। अभी एंजियोटेंसिन 2 हमें मिल चुका, क्योंकि रेनिन यहाँ पे बना था और ये लीवर से इसको कुछ मिला तो एंजियोटेंसिन 1 बनाया और फिर इसको एक लंग्स दिया एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसके कारण ये चेंज होता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये मेनली ये क्या क्या काम करता है, यही बहुत सारा काम करता है। सबसे पहले तो एंजियोटेंसिन जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है उसको जो है उससे तो ब्लड आ रहा है और इफरेंट से जाता है। सो यहाँ पे मेनली ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड लेके जाता है उसको एक कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2, और जैसे ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो जो आ रहा है यहाँ पे ब्लड वो यहाँ पे देर तक रहेगा, और जब देर तक रहेगा तो क्या होता है कि जो भी फिल्ट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो ये तो मेनली किस लेवल पे काम किया कि जो यूरिन का प्रोडक्शन कम हुआ था वो बढ़ाया, लेकिन हमें तो बीपी का देखना है। सो बीपी को ये कैसे कंट्रोल करता है, ये जो है वो एड्रीनल ग्लैंड के पास गया, ये किडनी के पास हमारा एड्रीनल ग्लैंड इस तरह से होता है। सो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरोन, और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसको बोला जाता है। सो एल्डोस्टेरोन ये सिक्रीट करेगा, और जब एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, सोडियम को रिटेन करता है। और ये बेसिक फिनोमिना है कि जब सोडियम हमारे बॉडी में आएगा वो क्या काम करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जहाँ सोडियम रहेगा वहाँ वाटर भी रहेगा। सो एक तो ये वाटर, और जैसे ही वाटर हमारे आर्टरी में आएगा तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा दैट मीन्स क्या कि प्रेशर बढ़ेगा, सो बीपी बढ़ता है। तो यहाँ पे और देखते हैं हम लोग और एंजियोटेंसिन क्या क्या काम करता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करेगा, जिसके कारण थर्स्ट सेंटर जो हमारे ब्रेन में होते हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, और जब तो आप ज़्यादा पानी पीजिएगा आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। और एक जो है वो एडीएच के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देता है। ये सारा काम कौन कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2। अब एडीएच के प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करवाएगा तो आपको मैं बताई थी कि इस तरह से ट्यूब्यूल्स है, वहाँ पे एडीएच ए आया तो ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और अगर ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है डेट मीन्स फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, वाटर हमारे बॉडी में आ रहा है, और ये सारा चीज़ क्या करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा हमारे आर्टरी में। और जैसे ही वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो जो चीज़ ज़्यादा है तो वो तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, इसके कारण बीपी जो है वो मेनटेन हो जाता है। तो होम्योस्टैसिस जो है वो नॉर्मल में आ गया, और बीपी नॉर्मल हो गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा था। और एक हम लोग देखे थे कि फ्रंट आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ था, और जब वॉल्यूम ज़्यादा ही हो जा रहा है तो फिर जीएफआर क्यों, मतलब कि फिल्ट्रेशन भी तो ठीक ठाक हो ही जाएगा। तो सारा चीज़ इस तरह से होम्योस्टैसिस मेंटेन किया। और ये रास का होम्योस्टैसिस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी का होम्योस्टैसिस आया तो ये सारा चीज़ आपको फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू शो करना ही है। सो हम लोग देखे थे कि ये बहुत सारे चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करता है। तो पहले तो बीपी वॉल्यूम मेंटेन कर लिया, अब क्या करेगा, रेगुलेट प्लाज्मा आयन कंसंट्रेशन। हमें पता है कि आयन का जो है वो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे जो नेफ्रॉन, ये किडनी वाला पार्ट है। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं समझाती हूँ तो हर एक चीज़ कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहा है तो किस तरह से पूरा फिनोमिना समझाया जाए, उस तरह से मैं सारा अपने वीडियो में डिस्कस की हूँ या फिर कवर की हूँ। सो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप ही लोग के लिए कि मतलब आप लोग देखते हैं तो अगर शुरू से वीडियो देखिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। और जब किसी चीज़ को आप समझ लेते हो तो एग्ज़ाम में लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। सो किस तरह से हुआ, इफ़ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड कैल्शियम और H+, ये सारा चीज़ इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे क्या बताई थी मैं कि कुछ चीज़ें जो है वो सिक्रीशन भी होता है। तो अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट हो जाएगा, और ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट होगा तो यूरिन के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। सो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होने के कारण होम्योस्टैसिस बिगड़ा था। अब क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट कर दिया गया तो ये जो है होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो रहा है, सो अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में डिक्रीज हो रहा है तो जो ट्यूब्यूल्स में ये फिल्टर होकर आता है उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है किडनी, और अगर रीअब्जॉर्ब कर लिया तो कम हुआ था वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, जिसके कारण होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है। एसिड बेस बैलेंस क्या है, जैसे कि हमें पता है एसिड बेस बैलेंस के लिए कौन ये रहता है रिस्पॉन्सिबल, सबसे पहले तो H+ और एक HCO3। अगर इसके वजह से जो है वो एसिडिक, मतलब ये अगर ज़्यादा हो रहा है तो एसिडिक कंडीशन करवाएगा, और ये अगर ज़्यादा हो रहा है तो एल्कोलोसिस कंडीशन, बेसिक कंडीशन करवाएगा। सो ज़रूरी है कि ये भी मेंटेन रहे और ये भी मेंटेन रहे। अगर हमारे बॉडी में
क्या हो रहा है, एसिड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एसिड इंक्रीज करवाने का किसका काम है, एच प्लस का। डेट मीन्स एच प्लस ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेगा ये, अगर एच प्लस ज़्यादा हो रहा है डेट मीन्स कि हमारे बॉडी का पीएच अगर एसिडिक है डेट मीन्स पीएच घटेगा। इतना तो फिनोमिना आपको पता ही होगा कि एच प्लस अगर बढ़ रहा है तो पीएच कम होगा, जिसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं। तो ये एसिडिक हो गया जिसके कारण होम्योस्टैसिस जो है डिस्टर्ब हो गया। नॉर्मल हमारे बॉडी का पीएच होता कितना है, तो 7.35 से 7.45। इससे अगर कम रहा है, एसिडोसिस के कंडीशन में जा रहा है तो होम्योस्टैसिस डिक्रीज करेगा, जिसके कारण अब क्योंकि किडनी ये इसको पता है कि इसको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में एच प्लस कम हो रहा है, सो ये जो है एच प्लस को एक्सक्रीट आउट कर देता है कि तुम्हारे वजह से ही होम्योस्टैसिस बिगड़ रहा है, तुम ही एसिडोसिस करवा रहा है। सो ये टिब्यूल्स के थ्रू यहाँ पे सिक्रेट करके इसको एक्सक्रीट आउट करवा देगा, जिसके कारण होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन हो जाता है। अगर बेसिक हो गया, एल्कोलोसिस का कंडीशन हो गया, और एल्कोलोसिस के लिए मैं आपको बताई थी कि SCO3 रिस्पॉन्सिबल है। सो ये अगर इंक्रीज हुआ डैट मीन्स क्या कि एसिडोसिस का कंडीशन करवाएगा, 7.45 से जो है वो पीएच ज़्यादा जा रहा है हमारे बॉडी में, और इसी कंडीशन को हम लोग एल्कोलोसिस बोलते हैं। तो अब एक किडनी को पता है कि तुम ही ये काम करवा रहा है, सो इसको टिब्यूल्स में अब SCO3 को एक्सक्रीट करेगा, जिसके कारण होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाएगा। और कैसे कंजर्व करता है, मतलब और कैसे होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है, तो एक है 4 पॉइंट कंजर्व वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। हमें पता है यूरिन फॉर्मेशन में आपको बताई थी कि प्रॉक्सिमल जो कन्वोलेटेड टिब्यूल्स है उसमें से एमिनो एसिड और ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होता है। सो ये यहाँ से फिल्टर हो जाता है, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे बॉडी में आना चाहिए, सो किडनी इसको जो है रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, वो फिल्टर हो जाता है, तो ये हमारा किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर रीअब्जॉर्ब नहीं करता तो हमारे बॉडी में इसका कमी हो जाता है, जिसके कारण होम्योस्टैसिस बिगड़ता है। और अभी रीअब्जॉर्ब कर लिया तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स को भी कंजर्व करके होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। 5th पॉइंट क्या है कि एक्सक्रिएशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉरेन केमिकल्स। हमें पता है कि जो भी टॉक्सिसिटी है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को ही तो ये मेनली यूरिन के थ्रू बाहर करता है। सो अगर ये नहीं करेगा तो होम्योस्टैसिस बिगड़ेगा। फॉरेन पार्टिकल कोई भी बैक्टीरिया या सब आया तो वो यूरिन एक्सक्रीट आउट उसको भी करता है। सो क्या हुआ कि जैसे ही एक्सक्रीट आउट करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को फॉरेन बॉडी को, जिसके कारण टॉक्सिसिटी से हम प्रिवेंट होते हैं। अगर ऐसा नहीं करता तो हमारे बॉडी का कंडीशन खराब होता, हम बीमार पड़ते, और बीमार पड़ते डेट मीन्स क्या कि होम्योस्टैसिस बिगड़ा, कि आप एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी रहे थे और वो बिगड़ गया। सो ये इस तरह से मतलब फंक्शन करके और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्या करेगा, असिस्ट लीवर इन डिटॉक्सीफाई पॉइजन। हमें पता है कि जो भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो डिटॉक्सीफाई लीवर के द्वारा होता है, और वो टॉक्सिसिटी किसके द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है, किडनी के द्वारा। तो इस तरह से ये लीवर के साथ मिलकर भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और ये बायोकेमिस्ट्री में पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ वहाँ पे। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सिलेबस में जो भी है पूरा सिलेबस के थ्रू मैं पढ़ाई हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस में वहाँ पे बताई हूँ कि क्या होता है। ग्लूकोज डेट मीन्स ग्लूकोज, और नियो कि ग्लूको, देखिए इसका मतलब है ग्लूकोज, और नियो का मतलब नया, और जेनेसिस का मतलब बनना। ग्लूकोज के छोड़ के किसी और चीज़ से जो है वो ग्लूकोज का बनना, उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। सो एमिनो एसिड हो गया और भी चीज़ों से लीवर हमारा नया ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। सो इस तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। अब हमें क्लिनिकल कोरिलेशन लास्ट में लिखना है। अगर होम्योस्टैसिस किसी तरह का, क्लिनिकल कोरिलेशन का मतलब है क्या, कि मतलब क्या इसका क्लिनिक से रिलेशन है। तो अगर होम्योस्टैसिस रेगुलेशन जो है वो किडनी नहीं कर रहा है, किसी तरह का उसमें अफेक्ट या फिर फेलियर आया, तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो डिक्रीज होगा, जिसके कारण वर्स और एबनॉर्मल कंडीशन हमारे बॉडी में देखने को मिलेगा। अगर बीपी कम हो रहा है और ये काम नहीं करेगा, सो क्या होगा, बीपी अगर एकदम डिक्रीज होगा तो ब्रेन डेथ भी हो सकता है, जो कि वर्स कंडीशन है हमारे बॉडी के लिए। अगर न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब कर रहा है ये काम नहीं करेगा तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी, और वो भी वर्स कंडीशन है कि हमारे ब्रेन को नहीं मिलेगा, और जो भी ऑर्गन है उसको नहीं मिलेगा, तो फंक्शन ठीक से नहीं करेगा, तो वर्स कंडीशन होगा। सब हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, तो जिस तरह से मैं बताई उसी तरह से सबसे पहले लिखिए इस तरह से, और होम्योस्टैसिस क्या है उसको बताइए। ये फिनोमिना आप शो कर दीजिए कि कैसे रिसेप्टर जो हम लोग ऑपरेटस देखे थे वो रिसीव किया कि हाँ बीपी कम रहा है। इसके बाद किडनी को बताया, और वहाँ से रेनिन सीक्रेट हुआ, इफेक्टर की तरह काम किया, और होम्योस्टैसिस मतलब बीपी को सही करने का काम किया था। और ये बस समझाने के लिए दोबारा से बता दी। तो मतलब इसी तरह से आपको लिखना है, फिर आप रोल ऑफ शो कीजिएगा, और जितने भी रोल है वो आपको मेंशन करना
बनाना है और ये बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप ये बना दीजिएगा। इसके बाद जो है वो और क्या क्या काम कर रहा है, किस तरह से होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रहा है, वो आप शो करते हुए लास्ट में आपको क्लिनिकल कोरिलेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं और अपने फिजियोलॉजी में कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है वो सारा चीज़ देख के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।